एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो जो आज की हमारी वीडियो है वो स्पेशली न्यूजीलैंड के वर्क वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम पे होने वाली है। जब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चंस होता है कि उन्होंने अपनी वर्क वीज़ा के लिए फ़ाइल लगा दी है बट उनकी फ़ाइल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कितने टाइम में आता है, कैसे इमिग्रेशन जो न्यूजीलैंड का इमिग्रेशन लॉयर है वो आपकी प्रोफाइल को वेरीफाई करता है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि अभी के टाइम पे उनको बाहर आने का थोड़ा सा क्रेज़ होता है। वो अपनी सोचते हैं हम कैसे वर्क वीज़ा लगाएं, कितने टाइम में हमारा वर्क वीज़ा आ जाएगा, क्या उसका प्रोसेसिंग टाइम है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जब आप न्यूजीलैंड के लिए फाइल लगाते हो तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली तो आपकी प्रोफाइल पे, कैसी आपकी प्रोफाइल है न्यूजीलैंड के अंदर। आपने फाइल जब अप्लाई की है उससे पहले आपने इंडिया में हो या फिर किसी भी अदर कंट्री से आपने कौन से कोर्सेज किए हुए हैं, आपकी डिग्री कैसी है, अगर आपने मास्टर्स कर रखी है, बैचलर्स कर रखी है, किस फील्ड में कर रखी है, वो भी बहुत डिपेंड करता है। और आप जब न्यूजीलैंड को अपने फंड्स शो करते हो तो वो कितने हैं आपके अकाउंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम शो करने हैं, बिल्कुल ज़्यादा शो करने नहीं, एटलीस्ट मीडियम अमाउंट होनी चाहिए। जैसे कि न्यूजीलैंड को चाहिए आपके अकाउंट में 10,000 होने, 10 लाख रुपए होने चाहिए, या फिर मतलब $10,000 ऐसा कुछ। तो आपको 10 एग्जैक्ट 10 नहीं दिखानी, एटलीस्ट 11-12 दिखाओ, 13 दिखाओ। तो मतलब ये है कि 10 लाख मांगे हैं तो 11-12 लाख आप उनको शो करो कि हम एटलीस्ट अगर यहाँ आके अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। हमने पीछे इंडिया में या किसी भी कंट्री में इतनी जॉब, मतलब एटलीस्ट हम जॉब करते थे तो हमने इतना अर्न किया कि हमारे पास प्रॉपर सेविंग्स है अपनी, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी सपोर्ट करने के लिए। और दूसरा डिपेंड करता है कि जब आपने फाइल लगाई है न्यूजीलैंड के लिए तो कौन से इमिग्रेशन लॉयर के पास आपकी फाइल पहुंची है, उसका आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने का कितना प्रोसेसिंग टाइम है, कैसे वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा है, सब चीज़ें वेरीफाई कर रहा है। उसको अगर 1% भी डाउट होता है तब आपका वीज़ा रिजेक्शन या फिर आपकी क्यूरी के चांसेस होते हैं। अगर उनको आपकी फाइल प्रॉपर क्लीन लगती है, नीट क्लीन, आपका कोर्स अच्छा है, अच्छे से आपने अपने फंड्स शो किए हैं, अपने अपने कोई सपोर्ट लेटर्स हो गया, कोई भी चीज़ें अपनी XYZ उनको दिए, वो अच्छे से वेरीफाई अपने प्रॉपर डिफाइन की हुई है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। फिर अगर हम बात करें प्रोसेसिंग टाइम की, तो जैसे मैंने अपना वर्क वीज़ा लगाया था तो मेरा वर्क वीज़ा विद इन अ वीक आ गया था। तो जैसे ही मैंने 24 को लगाया था और 31st नहीं, 1 फरवरी को मेरा वीज़ा आ गया था। एटलीस्ट एक वीक के अंदर मेरा ओपन वर्क वीज़ा आ गया था। मेरा जैसे मैंने अपनी पढ़ाई की थी, मास्टर्स की हुई मैंने, तो मेरा कोर्स पे भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, उन्होंने भी वीज़ा लगाया तो उनका कम से कम 1-1 महीने में आया है। बट जो हमारा कोर्स है वो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का से रिलेटेड है, तो इसकी बहुत हाई डिमांड है न्यूजीलैंड के अंदर, तो इसके वीज़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप किसी स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई करते हो स्किल्ड के अंदर, जो ग्रीन लिस्ट यहाँ पे हैं या फिर स्किल्ड कैटेगरीज होती हैं उनके अंदर, तो आपके वीज़ा आने के चांसेस 90% उसी से बढ़ जाते हैं। 10% आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड होते हैं कि आपने प्रोफाइल अपनी लगाई है, पीछे से आपकी डिग्री क्या है और यहाँ के आप क्या डिग्री ले रहे हो, तो उस पर डिपेंड करते हैं। बट 90% आपके कोर्स सिलेक्शन पे डिपेंड करता है आपका वीज़ा। और अगर हम बात करें जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के साथ यहाँ पे आते हैं, उनका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम क्या है, उनका भी एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने लग जाता है। उनकी भी जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो वो सब चीज़ें चेक कर रहे हैं, आपने किस कंपनी को अप्लाई किया है, वो कंपनी अच्छी है कि नहीं, उनको वर्कर्स की ज़रूरत है कि नहीं, आपने उनको कोई फंड्स शो किए हैं कि नहीं, कितना पे रेट वो आपको दे रहे हैं। क्योंकि पहले ऐसा था कि आपको किसी भी एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर इंडिया से या किसी अदर कंट्री से यहाँ पे मतलब उनको बंदे चाहिए होते तो वो बुलाते थे, तो उनको होता था कि 31.60 जो मीडियन वेज है यहाँ पे वो देना पड़ता था। बट अभी क्या है, रूल्स चेंज हो गए हैं। तो इमिग्रेशन, न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन ने बोला है कि तुम ओवर द कंट्री भी यहाँ पे एम्प्लॉय अपने बंदे बुला सकते हो और तुमको मीडियन वेज पे करने की ज़रूरत नहीं है। तुम उनको 23 भी पे करोगे तब भी वो काम कर सकते हैं यहाँ पे। और उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी डिपेंड करता है, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी डिपेंड करता है। आप इनको शो करो, आप अपना किसी भी एम्प्लॉयर के साथ यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर ढूंढो जो आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है।
उनसे बात करो और अपना वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करो। बट मैं वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं किसी का वीज़ा स्पॉन्सर कर सकती हूँ, क्योंकि स्पॉन्सर करने के लिए ये न्यूज़ीलैंड के अंदर कोई प्रॉपर आपका बिजनेस होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका कोई यहाँ पे ग्रोसरी शॉप है, यहाँ पे आपकी कोई कैफ़े है, आपको शेफ़ वगैरह की ज़रूरत है, तो यहाँ पे वो अच्छे नहीं है, वो इंडिया में ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पे थोड़ी-सी इंडियन फूड की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली पंजाबी लोग ही हैं यहाँ पे। तो उनको होता है कि हमें शेफ़ यहाँ पे अच्छा नहीं मिल रहा है, हमें ओवर द कंट्री शेफ़ चाहिए, इंडिया से हम बुला रहे हैं तो हम उसको इतना अ, पैकेज उसको दे रहे हैं, इतने साल का हम कॉन्ट्रैक्ट उसको दे रहे हैं, पीछे उसका इतना साल का एक्सपीरियंस था मतलब उस कंट्री का, और हमें इस बंदे की ज़रूरत है तो हम इसका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो तब वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप डायरेक्ट ऐसे किसी भी मतलब एम्प्लॉयर के साथ यहाँ पे वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉयर भी एग्री होना चाहिए आपका वीज़ा को स्पॉन्सर करने के लिए। और फिर अगर हम बात करें फेक्स डॉक्यूमेंट्स की या फेक एम्प्लॉयर्स यहाँ पे बहुत होते हैं, जो आपको बोलेंगे कि हम आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर देंगे, आपसे हम इतना अमाउंट लेंगे, इतने साल का हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, इतना पे रेट हम दे देंगे। बहुत सारे यहाँ पे फेक भी निकलते हैं, तो आपको वो चीज़ भी डबल चेक अपनी चेक करनी है, क्योंकि एक फ्रॉड केस यहाँ पे एक नहीं 2-3 मैंने सुने हैं यहाँ पे, मतलब जहाँ पे मैं काम करती थी पहले भी मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि उनको बोला गया है कि हम आपको मीडियम वेज पे करेंगे, आपको यहाँ पे बुला लेंगे वो, उसके बाद आपको कुछ टाइम के लिए काम देंगे, वो 2-3 महीने 4-5 महीने जितने उनकी ज़रूरत होगी। और जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे होता है कि काम अप डाउन होता रहता है, जैसे ही डाउन जाएगा तो वो आपको बोलेंगे कि हमारे पास काम नहीं है अब, और तुम कोई अपना और काम ढूंढ लो। तो तब आप उस एम्प्लॉयर के साथ ही जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो इंडिया से, तो उसके साथ बंधे हुए होते हो, तो आप किसी भी दूसरे एम्प्लॉयर के साथ यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप किसी मतलब अ, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, इंजीनियर हो गया, कोई भी यहाँ पे आप आए हो उस वीज़ा पे, उस कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया है, उस कंपनी ने बोला कि हमारे पास अब काम नहीं है, हम आपको इतने घंटे नहीं दे सकते हैं, आप कोई और रास्ता ढूंढ लो या कुछ और, मतलब इतना ही दे सकते, तो आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ वहाँ पे काम नहीं कर सकते हो, ना कैश में कर सकते हो, ना आईआरडी पे कर सकते हो, क्योंकि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट आपको अलाउ ही नहीं करती है। तो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो लगता है कि आपको उस किसी भी कंट्री में जाना है तो स्टूडेंट वीज़ा बेस्ट वीज़ा है उस कंट्री के लिए जाने के लिए, क्योंकि हर कंट्री अभी ऐसे है कि बैचलर्स होगी, मास्टर्स होगी, जो न्यूजीलैंड का प्रॉपर है, उन्होंने अलाउ किया है कि आपको पोस्ट स्टडी 3 ईयर वर्क वीज़ा मिलेगा। ड्यूरिंग द स्टडीज आप 20 घंटे काम कर सकते हो, अपनी वोकेशंस के अंदर आप मोर देन 40 आवर्स काम कर सकते हो, टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट जब आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आएगा, जो कि ओपन वर्क वीज़ा होता है मास्टर्स और बैचलर्स के बाद, उसके अंदर आप के ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं होगी, आपको किसके साथ काम करना है, आप ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको किस इंडस्ट्री में काम करना है, कैसे काम करना है, किस पे रेट पे काम करना है, कितने दिन काम करना है, टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। बस आपको मतलब ओपन वर्क वीज़ा पे आप किसी भी कंपनी में यहाँ पे काम ढूंढो और अपने 40 घंटे 50 घंटे जितने घंटे आपको काम करना है वो आपको दे रहे हैं उतने घंटे काम करो, टोटली डिपेंड करता है। बट एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर में जितने घंटे वो आपको काम देगा उतना ही घंटे आप काम कर सकते हो, उतने ही पे रेट पे काम कर सकते हो, क्योंकि ऐसे भी होता है कि वो आपको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट में तो हम आपको 30 आवर्स देंगे पर 30 डॉलर देंगे पर आवर्स, बट यहाँ आने के बाद आपको बोलेंगे नहीं आपको आपको 23 ही देंगे, बट आप काम ज़्यादा करो 50-60 घंटे करो आपको पे 30 घंटे की मिलेगी, तो मतलब वो नुकसान ही है, उसमें कोई फ़ायदा मुझे लगता नहीं है। बट तो इससे अच्छा है अगर आपकी इतनी अच्छी स्टडी अपनी इंडिया में की है तो आप यहाँ पे स्टडी वीज़ा लेके आओ, क्योंकि स्टडी वीज़ा में क्या है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं फिर। और अगर आप एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के साथ आते हो, अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा नहीं निकला तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा आपको हो सकते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से है कि आप अगर आ रहे हो किसी कंट्री में आने का सोच रहे हो तो कोई छोटी मोटी स्टडी ले सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि मास्टर्स आप कर रहे हो बैचलर्स कर रहे हो तो आपको 50-60 लाख रुपए देने ही देने पड़ेंगे, नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो 10-12 लाख रुपए में मास्टर्स अच्छे से आपके करवा देते हैं।
डिपेंड नहीं करता कि आप यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहे हो या किसी कॉलेज से कर रहे हो या फिर मतलब किसी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से कर रहे हो। नहीं, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए न्यूजीलैंड की। उसके बाद आपको ओपन पोस्ट स्टडी 3 ईयर वर्क वीज़ा मिलेगा, जिसमें में आप जितना चाहे काम कर सकते हो। ओके, सो जो अगर हम बात करें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ओपन की, तो वो हार्डली 1 महीने में आ जाता है। कितना भी आपका कोर्स हो, कितना भी आपका कोर्स मतलब आपने कोई अच्छा यहाँ ग्रीन लिस्ट कोर्स के में मास्टर्स की है या नहीं की, मतलब कोई भी आपने अकाउंटिंग की है, जो कि ग्रीन लिस्ट में शायद मुझे नहीं लगता आता है। ग्रीन लिस्ट में आपको शो कर दूंगी। आप अगर अपनी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें आप कोर्स सेलेक्ट करके देख सकते हो। अगर वो कोर्स उस ग्रीन लिस्ट में है तो आप अपना वीज़ा अप्लाई कर लो मास्टर्स के लिए, नहीं तो कोई दूसरा कोर्स चूज़ कर सकते हो। तो टोटली डिपेंड करता है आपकी स्टडीज़ के ऊपर। जैसे कि मेरी ग्रीन लिस्ट कोर्स की स्टडी है तो मेरा 1 वीक के अंदर वर्क वीज़ा आ गया है। और मेरे काफ़ी सारे और भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सिर्फ मैनेजमेंट की डिग्री की हुई है, उनका कम से कम 1 से सवा महीने में वर्क वीज़ा आया है। और बट मोस्टली का हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आ जाता है। लेकिन अगर जब आप एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के साथ वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो तो शायद आपका वीज़ा 1 महीने में भी आ सकता है, 2 महीने में भी आ सकता है, 3 महीने में भी आ सकता है। टोटली डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे, इमिग्रेशन लॉयर पे और आपकी फाइल पे, जो आपकी मतलब क्या स्टडीज़ है, कितना आपका मतलब बैकग्राउंड है इंडिया के अंदर, उन सब चीज़ों पे। सो ट्राई करो, अगर आप किसी कंट्री के अंदर मूव हो रहे हो तो ओपन वर्क वीज़ा पे मूव हो, या फिर आप कोई स्टडी ले लो जिसके बाद आपको पोस्ट स्टडी ओपन वर्क वीज़ा मिल जाए। क्योंकि एम्प्लॉयर के साथ थोड़ा बहुत मुझे ऐसे सिक्योरिटी नहीं है ये फ्यूचर की भी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका अच्छा खासा अमाउंट होता है, इंडिया के अंदर वो सोचते हैं हम डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे जाएं, बट हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है या कुछ भी है, तो आप एक सिंपली आइल्स या पीटी का एग्जाम दे दो। पीटी बहुत ईजी है आइल्स के कंपैरिजन में। उसमें आप 6-7 अपने बैंड लेके आओ, 6 साढ़े 6 जितने भी जरूरी होते हैं उस कोर्स के लिए या किसी भी डिग्री के लिए, और डायरेक्ट अपनी स्टूडेंट वीज़ा पे वन टाइम इन्वेस्ट करो और अपना ओपन वर्क वीज़ा लो और ऑल ओवर द न्यूजीलैंड कहीं पे भी जॉब करो। सो बेसिकली यही सारी डिटेल्स हैं आज की वीडियो के लिए। सो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उनके आंसर्स आपको दे लूँगी। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।